सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, एनपीआर और एनआरसी के बाद जिस तरह से दिल्ली में दंगे हुए और हालात बद से बदतर देखे गए, वो तमाम ठीकरा जो है अब कुछ बयानात के ऊपर, सप्लीमेंट्री चार्जशीट के ऊपर आकर के अब टिकने लगा है। दिल्ली दंगों के मामले में अब उमर खालिद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आज दोपहर अदालत में उनकी पेशी थी, जिसके बाद 10 दिन की पुलिस रिमांड पर जाने का पुलिस को ऑर्डर कर दिया कोर्ट ने। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल उमर खालिद को बुलाया गया था और उनको लगभग 10 से 11 घंटे तक उनके साथ पूछताछ की गई। उन्होंने, जो पुलिस सोर्सेज से पता लगा, लगातार ये भी मामला सामने आया कि पुलिस को कोऑपरेट किया, हर सवाल का जवाब भी देते रहे और तमाम पहलुओं के बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के जेएनयू के पूर्व छात्र संघ नेता और सोशल एक्टिविस्ट उमर खालिद बिल आखिर गिरफ्तार हो गए। अलावा इनके जो 3 पिंजरा तोड़ से जुड़ी हुई लड़कियां थीं, सो कॉल्ड एक्टिविस्ट थीं, गुलफिशा, देवयांगना और नताशा, उन्होंने जिस तरह से सीताराम येचुरी का, जैसे पुलिस की तरफ से ये बात सामने आ रही है कि सीताराम येचुरी का बयान नाम उनकी तरफ से लिया गया, योगेंद्र यादव का नाम लिया गया, भानु प्रताप का, प्रोफेसर अपूर्वानंद का और जयंती घोष का, इन तमाम नामों के बाद में सप्लीमेंट्री चार्जशीट में इन लोगों को भी जोड़ दिया गया है। अब सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस क्या इन लोगों के कहने के बाद, और वो अक्यूज जो कि पकड़े जा चुके हैं, गिरफ्त में है पुलिस की, उनके बाद अब पूछताछ के लिए इन लोगों को तलब करेगी? क्या इतना आसान होगा जितना आसान उमर खालिद को गिरफ्तार करना था पुलिस का, इतनी आसानी से योगेंद्र यादव को या फिर सीताराम येचुरी को या फिर प्रोफेसर अपूर्वानंद को गिरफ्तार करना होगा? इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त में मौजूद हैं एसडीपीआई के जनरल सेक्रेटरी तस्लीम रहमानी साहब। सर, आपका बहुत बहुत हिंदुस्तान लाइव पर मैं इस्तकबाल करता हूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ और एक के बाद एक लोगों की गिरफ्तारियां, फिर अब जो बात सामने आई कि गुलफिशा ने, जो कि लीड कर रही थी सीलमपुर के सीएए के प्रोटेस्ट को, एनपीआर एनआरसी के प्रोटेस्ट को, जो पिंजरा तोड़ की बताई जाती हैं, उनके साथ साथ देवयांगना और नताशा, इन 3 लड़कियों को पुलिस का कहना है कि इन्होंने बयान दिया है, जिसके बाद उमर खालिद को गिरफ्तार किया गया। तो उमर खालिद के ऊपर क्या क्या चार्जेस हैं जो बता रहे हैं और उसके अलावा किन धाराओं के तहत गिरफ्तार हुआ है? देखिए, पहली बात तो ये समझ लेनी चाहिए कि पुलिस कस्टडी में जो बयान दिया जाता है वो किसी कोर्ट में भी एडमिसिबल नहीं होता, कोर्ट भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता और वो पूरे तौर पर उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। कस्टडी में रख के आप किसी से किसी का भी नाम लेवा सकते हैं। जितना टॉर्चर किया जाता है उस टॉर्चर में कोई भी शख्स नाम ले सकता है। तो ऐसे में ये कहना कि साहब वो फला जिन लोगों को हमने अरेस्ट किया था, चाहे वो काल्टिया हों चाहे वो गुलफिशा हों जो एक्टिविस्ट थी, चूंकि उन्होंने नाम ले दिया इसलिए हम अरेस्ट कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही मुझे बड़ी अजीब व गरीब बात लगती है। आप 1000 लोगों का नाम भी उनसे लिवा सकते हैं। और मैं एक बात और नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि उमर खालिद, मैं जिनका आपके डेस्कटॉप पर फोटो भी देख रहा हूँ, उमर खालिद की तो गिरफ्तारी हो गई, लेकिन ये गिरफ्तारी, इनके ऊपर जो चार्जेस लगाए गए हैं 302 के, यानी कत्ल का 307, दंगा करने के 147, 148, 149, तो उमर खालिद की गिरफ्तारी तो हो गई गुलफिशा के, देवयांगना और नताशा के कहने के बाद, लेकिन क्या सीताराम येचुरी या वो नाम जो बताए हैं इन लोगों ने, जयंती घोष का, प्रोफेसर अपूर्वानंद का, योगेंद्र यादव का, उन तक क्या इस तरीके से आसानी से पहुंचा जाएगा? वही असल बात है कि ये जो कहा जा रहा है, दिल्ली पुलिस कल से कह रही है कि वो तो इन लोगों ने नाम लिए हैं, तो वो एक मेंशन है, एक सब्सिडियरी मेंशन है इनका नाम। वही सिचुएशन उमर खालिद की भी थी कि वो मेंशन ही था, लेकिन आज आपने इतनी ज्यादा यूएपीए तक की उसके ऊपर धाराएं लगा दी और इतनी जघन्य किस्म की, इतनी संगीन आपने दफात उसके ऊपर लगा दी और आपके पास कोई प्रूफ नहीं है सिवाय इसके कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने नाम लिया और उसकी बुनियाद पर आपने उस पर यूएपीए लगा दिया। तो हम सीधे से कहते हैं, मैं बहुत साफ कहता हूं, ये दिल्ली के राइट्स का मसला ही नहीं है सिरे से, ये एफआईआर से भी जाहिर हो रहा है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट से भी जाहिर हो रहा है, जो योगेंद्र यादव जी का या सीताराम येचुरी जी का जो नाम लिया जा रहा है उससे भी जाहिर हो रहा है। उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि सीएए मूवमेंट के लिए पब्लिक मोबिलाइजेशन का इल्जाम उनके ऊपर है। तो क्या वो गैर कानूनी है?
यहाँ पर कोई एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट अगर हम शुरू करें और उसके लिए पब्लिक को मोबिलाइज करें तो क्या ये कोई गैर कानूनी हरकत है? क्या आप उसके लिए आप उठा के किसी को यूएपीए में बंद कर देंगे? और क्या आपने ये पहला स्टेप बनाया है कि उसका नाम आपने एक 3 एक्यूज के से नाम लिवा के जबरदस्ती और उसके बाद आप येचुरी को और तमाम लोगों को इम्प्लीमेंट कर दें, तो ये आपने पहला स्टेप लिया है। अगले स्टेप पे आप उमर खालिद से कहलवा लेंगे पुलिस कस्टडी में कि हाँ साहब ये सब लोग थे, और उसके बाद आप उन पर FIR कर देंगे, जैसे आपने इससे पहले जफरुल इस्लाम खान साहब जो हमारे दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे उनको आप इम्प्लीकेट करने की कोशिश कर रहे थे। कोर्ट से उनको रिलीफ मिला हुआ है अभी जो अरेस्ट नहीं हुए। तो आप ये जो हमारे टॉप लेवल की जो लेफ्ट लीडरशिप है और जो मुस्लिम लीडरशिप है, पर्टिकुलरली आप उनको टारगेट कर रहे हैं जो एंटी CA मूवमेंट, एंटी NPR और एंटी NRC मूवमेंट को जो लोग लीड कर रहे थे पूरे मुल्क में, उनकी टॉप लीडरशिप को आप एक्चुअली टारगेट कर रहे हैं दिल्ली दंगे के नाम पर। तो ये पॉलिटिकल मिसयूज है पावर का जो सेंटर की गवर्नमेंट कर रही है दिल्ली पुलिस के जरिए से। क्या वजह है कि जो तस्लीम रहमानी इस तरीके से मिसयूज ऑफ पावर आप बता रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि ये मीडिया प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है या बीजेपी RSS का एजेंडा है? ये है क्या एक्चुअली? आप इसको किस तरह से समझते हैं और कहते हैं? जनता को क्या बताना चाहेंगे? एक कानून लाया गया जिसे इस मुल्क के अवाम ने बड़े पैमाने पर कबूल नहीं किया। CAA के कानून को मुल्क के अवाम ने कबूल नहीं किया, NRC के कानून को मुल्क के अवाम ने रिजेक्ट कर दिया, NPR को रिजेक्ट कर दिया। इसमें एक बहुत ही जो ताकतवर खुद को समझने वाली सरकार है उसने अपनी हजीमत महसूस की, अपनी शिकस्त महसूस की। आप देखिए NRC अब तक ला नहीं सके, आगे लाने की उसकी कोई उम्मीद भी नहीं है। इसी तरह CAA का वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए अभी तक जो करना था। तो जो पब्लिक मूवमेंट था पूरे मुल्क में जो खड़ा हुआ, उससे जो शिकस्त और शर्मिंदगी सरकार ने महसूस की है उसका इंतकाम ले रही है अब सरकार। और उसके लिए दिल्ली पुलिस चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, उसे एक हथियार के तौर पर दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल कर रही है और उसके जरिए पूरी की पूरी लीडरशिप को या इस मुल्क में जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट, ह्यूमन राइट्स के मूवमेंट उठाने वाले जितने ग्रुप्स हैं उन सबको टारगेट करके अपोजिशन की हर आवाज का गला घोंट देना चाहती है सरकार। तस्लीम रहमानी साहब, 10 दिन की अब पुलिस रिमांड पर उमर खालिद को ले लिया गया है। ऐसे में जिस तरह से गुलफिशा ने, देवांगना ने या नताशा ने नाम इन लोगों का लिया, सीताराम जी का या योगेंद्र यादव का या पूर्वानंद और खुद उमर खालिद का भी, अब उमर खालिद अगर नाम ले लें देश के डेजिग्नेटरीज का, बिग शॉट्स का, पॉलिटिशियंस का, तो क्या उन तक भी पुलिस इसी तरह पहुंच सकती है? एग्जैक्टली, यही बात मैंने कहा कि वो 3 एक्टिविस्ट, वो बहुत सीनियर एक्टिविस्ट हैं, बहुत संजीदा हैं, वो इतनी आसानी से उन्होंने नाम नहीं ले सकती। जाहिर है कि उनको किसी टॉर्चर में नाम लिवाने की कोशिश। इसी तरह उमर खालिद से भी कहा जा सकता है कि आप फलां साहब का, फलां साहब का, फलां साहब का नाम लें, उमर खालिद ले लें। तो आप इस बुनियाद पे कि उमर खालिद ने अपने बयान में मेंशन किया है, आप इस मुल्क के जो पॉलिटिकल डिग्निटरीज हैं, जो इस मुल्क की राजनीति की रीढ़ की हड्डी हैं और सेकुलर पॉलिटिक्स का जिनको सबसे बड़ा बावकार, पुरएतमाद चेहरा जिन लोगों को समझा जाता है, आप उनको उठा लेंगे। तो आप क्या चाहते हैं कि जो एक फाशिस्ट माइंडसेट की पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, जो पॉलिटिक्स में अपने सेफ्रॉन पॉलिटिक्स के साथ गुंडागर्दी करना चाहते हैं, उन लोगों को आप खुला छोड़ना चाहते हैं। कपिल मिश्रा ने बाकायदा खड़े होकर चैलेंज किया, दुनिया ने देखा, सारी दुनिया ने देखा कि कपिल मिश्रा ने खड़े होकर चैलेंज किया कि 2 दिन के अंदर तुमने धरना नहीं उठाया, और पुलिस की मौजूदगी में, सीनियर पुलिस अफसर की मौजूदगी में, खुद DCP नॉर्थ ईस्ट थे वहां, सूर्या वहां कह रहे हैं कि हम अपने हाथों से उठा देंगे, धमकी दी अवामी तौर पर, और आप उनको खुला छोड़ रहे हैं। उनके खिलाफ पुलिस ने ही जल्दी से कुछ अदालत में डलवा के और कहा कि नहीं, इनके खिलाफ FIR नहीं होगी। अनुराग मिश्रा भी मिनिस्टर है, अनुराग ठाकुर मिनिस्टर है, मोदी जी की सरकार में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, वो कह रहे गोली मारो सालों को, परेश वर्मा और इतने बड़े बड़े लोग, आप इनको आजाद छोड़ेंगे और जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट है उनको। तो इसका मतलब ये हुआ, आप देखिए एक बात समझिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, ओपनली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। इसका मतलब यह है कि आप ओपन फोरम पे खड़े होके, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में खड़े होके लोगों के साथ जेन्युइन क्वेश्चन का जवाब देने की जुर्रत नहीं रखते। दूसरी चीज, अभी जो मन की बात आपने की, 1.2 मिलियन लोगों ने
12 लाख लोगों ने उसको डिसलाइक किया। तो जैसे ही डिसलाइक किया, आपने डिसलाइक की ऑप्शन ही खत्म कर दी। तो ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है कि आप अपने क्रिटिक्स को सुनने का हौसला रखिए, आपके अंदर वो हौसला नहीं है। आप किसी एक क्रिटिक को अपने सामने देखना नहीं चाहते, एक नागरिक को देखना नहीं चाहते, और अगर कोई खड़ा हो जाए तो आप उठा के जेल में डाल देंगे। ये साफ साफ बिल्कुल दिखा दिया है सरकार ने कि वो किसी भी किस्म के एहतजाज को बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं है। आपको लगता है कि जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के आपके नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी उमर खालिद के बयान के बाद में अनीस साहब ने अपना मैसेज भेजा है, उनका वीडियो ऑडियो मैसेज आया है, और साथ ही जो आपका एसडीपीआई है उसकी तरफ से भी आपने इसकी मजम्मत की है। उन्होंने भी ये कहा है कि जितना इस वक्त में ये डिक्टेटरशिप के तरीके से मुल्क के अंदर राज हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में आपके ये भी इल्ज़ाम लगाए गए थे कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का ताहिर का ख़ास तौर से मैं जिसको मास्टरमाइंड बताया गया दिल्ली दंगों का, उसकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की बात आई थी सामने। ये बड़ी मजा का खेज बात है। हम लोग तो हंसते हैं ये सुन के, इसलिए कि ताहिर पीएफआई से कभी वो जानता ही नहीं पीएफआई क्या चीज है, और पीएफआई ताहिर को नहीं जानती कि ताहिर कौन है। दोनों का एक दूसरे से कभी जिंदगी में कोई कनेक्शन नहीं हुआ। आज पुलिस ने पहली बार ये बात इंकशाफ हमारे लिए भी है कि वो पीएफआई से उसने फंडिंग ली। उन्होंने कहा कि 120 करोड़ रुपए की फंडिंग पीएफआई ने की। आज तक 3 साल में 12 अकाउंट में 70 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन है पीएफआई का 3 साल में, और आप 120 करोड़ रुपए की उन डेट्स में बता। तो ये जो जितने झूठ हैं पूरी की पूरी, ये जो 150 के करीब एफआईआर और चार्जशीट पुलिस ने दाखिल किए, कोर्ट में जाएगी। अभी तो मीडिया ट्रायल है, तो मीडिया ट्रायल में तो सब सही होता है। एक कोर्ट में जो स्क्रूटिनी होगी, मुझे नहीं लगता कि इनमें से एक शख्स भी वहां पर इम्प्लीकेट होके कन्विक्ट होगा। सबके सब बरी होके बाहर आएंगे। ये ठीक है कि सबको आज परेशानी हो रही है, पुलिस को और सरकार को और मीडिया को एक परसेप्शन बनाना है, एक एंटी मुस्लिम परसेप्शन बनाना है, एंटी डेमोक्रेसी परसेप्शन बनाना है। वो परसेप्शन बनाने में मीडिया के जरिए आज भले ही कामयाब हो जाए। ये लोग जो जेलों में चले गए, जा रहे या जाएंगे, इनको परेशानी होगी। 2-3 साल 4 साल की जेलों बंद की सोबतें इनको उठानी पड़ेंगी, कुर्बानी देनी पड़ेगी। लेकिन पुलिस के पास ऐसा कोई भी अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वजह है? क्या वजह है कि जैसे टॉप लीडर्स हैं सीताराम येचुरी, योगेंद्र यादव वगैरह, और फिर आप जैसे लोग हैं, या फिर प्रोफेसर अपूर्वानंद वगैरह हैं, क्या वजह है कि बिल्कुल एकदम टॉप लेवल के लोग या फिर बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे लोग उठाए जा रहे हैं, इस बीच में किसी को नहीं छेड़ा जा रहा? ये क्या वजह हो सकती है? क्यों डराना या किस तरह का जो है वो टेरर क्रिएट करने की कोशिश है? क्या इस पर आप रोशनी डाल सकते हैं? देखिए, ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक एक मूव है कि जो टॉप लीडर है वहां से आइडियोलॉजिकल नरिशमेंट मिलता है, वहां से गाइडलाइन मिलता है। कोई मूवमेंट कैसे चलाना है ये टॉप लीडरशिप तय करती है, और टॉप लीडरशिप फिर वो डाउन द लाइन अपने ग्राउंड के फुट सोल्जर्स को देती है। तो टॉप लीडरशिप सोचती है, लिखती है, बोलती है, प्लान करती है। कोई भी मूवमेंट हो वो ऊपर ही का काम, और नीचे वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जो दरमियान में लोग हैं वो सिर्फ उस पर तजजिए करते हैं, रिपोर्ट्स करते हैं, बोलते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, इतना ही काम होता है उनका। तो आप ऊपर से तो ब्रेन को काट देना चाहते हैं और नीचे से कदमों को काट देना चाहते हैं। जो 2 चीज काट दे तो बाकी का शरीर तो बेकार है। फिर आप ब्रेन को काट दीजिए और पैर को काट दीजिए, बाकी शरीर में फिर क्या बचा? ये कर रही है सरकार। तो आपको लगता है इसी वजह से लोग जो हैं वो उठाए जा रहे हैं टॉप लेवल से और ग्राउंड लेवल से, डिमोरलाइज, ताकि आगे किसी तरह का कोई सोशल एक्टिविज्म न करे? क्या है वो? ये सरकार की गलतफहमी है। सरकार को चाहिए, जो लोग भी सरकार में मौजूद हैं, बीजेपी के लोग, ये लोग असल में किसी हमारे फ्रीडम मूवमेंट में खुद से शरीक नहीं रहे हैं। ये उस वक्त अंग्रेजों के साथ खड़े हुए थे, इसलिए इनको मालूम नहीं कि फ्रीडम मूवमेंट क्या होता है, और जब कोई डेमोक्रेटिक मूवमेंट उठता है तो उसकी फोर्स क्या होती है, ये बात ये समझते नहीं है। अगर ये समझ रहे होते तो इनको अंदाजा होता कि इस किस्म के दमन से कोई जेन्युइन मूवमेंट कभी खत्म नहीं हुआ, सारी दुनिया में कभी खत्म नहीं हुआ, और ये भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये
इन्वॉल्व नहीं रहे उसमें कभी, इसलिए इनको इस बात का अंदाजा नहीं है, इसलिए गलती कर रहे हैं ये लोग। इनको चाहिए कि डेमोक्रेसी को रिस्पेक्ट करें। जो लोग डिस्टिंक्शन कर रहे हैं, जो लोग आपके खिलाफ बात कर रहे हैं, उनको सुनिए, उनको अकोमोडेट कीजिए, और वो जो बात सही कह रहे हैं उसे मानिए। ये डेमोक्रेसी की ब्यूटी होती है। अगर आप इस ब्यूटी को इनकार कर देंगे तो आप एक फूल को मसल के फेंक देंगे, और फिर जाहिर है कांटे बाकी रह जाएंगे, वो आपको भी चुभेंगे और सारे देश को चुभेंगे। अब सप्लीमेंट्री चार्जशीट में तो नाम आ गया इन तमाम लोगों का, सीनियर लीडर्स का, और सोशल एक्टिविस्ट और जेएनयू के पूर्व छात्र बहुत आसानी से उमर खालिद की गिरफ्तारी का, लेकिन सबूत का अभाव है, कोई एविडेंसेस नहीं है, वीडियो कलेक्ट नहीं कर पाए। कहाँ पर ये कहा जा सकता है कि इनके ऊपर 302, 307, 147, 148, हैरत की बात 149 साबित हो रही है तस्लीम रहमानी? नहीं, ये तो बहुत हैरत की बात है ना। 307 इक़दाम कत्ल, 302 जो है कत्ल का, और उसके बाद आप जो 120 बी मुल्क से गद्दारी। अरे भाई, आप एंटी-सीए मूवमेंट को आप मुल्क से 120 भी तो साजिश का, कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द कंट्री, ये मुल्क से गद्दारी है ना, बगावत के मानों में आता है वो, तो आप बगावत लगा देंगे एनटीसीए। तो इसलिए कहा कि ये कहीं भी स्टैंड नहीं। फिर 107, 147, 148 राइटिंग, भाई कहाँ उमर खालिद वहां मौजूद है जो राइटिंग कर रहा है? तो इसी तरीके से ये 147, 148 वैसे भी बेलेबल है। तो मुझे ये बताइए तस्लीम रहमानी साहब, आप बहुत बारीकी से नज़र रखते हैं इन तमाम चीज़ों पर, हमारे दर्शकों को भी ज़रूर ये बात समझनी होगी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, CAA, NPR और NRC के प्रोटेस्ट चल रहे थे, यानी एक बहुत बड़ा तबका अवाम का हिंदुस्तान की इसकी मुखालफत में सड़कों पर था। इस बीच दंगे कहाँ से आ गए, कैसे आ गए? कहाँ हुए दंगे भाई? जो लोग 2500 जगहों पर प्रोटेस्ट हो रहा था पूरे मुल्क में जी, मुल्क के कोने कोने में, हर एक शहर में। उत्तर पूर्वी दिल्ली जली, पथराव हुआ, आगजनी हुई, कत्ले-आम हुआ, वो कैसे हुआ? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, 2500 जगहों पर कहीं एक कोई पत्थर नहीं चला है। 2 महीने 2.5 महीने तक मूवमेंट चला, कहीं कोई प्रोटेस्ट। और जब ये नाकाम हो गए, इनको लगा कि तो पीसफुल मूवमेंट कुछ कर नहीं सकते, तो कपिल मिश्रा आके खड़ा होता है, और उसके बाद वहां पर पत्थरबाज किसने की, यही तो जांच का विषय है कि पत्थर किसने मारे, किसने प्रोवोक किया। तो जो एक्चुअल प्रोवोकेटर्स हैं उनको बचाने के लिए आप उन लोगों को पकड़ रहे हैं जो एक पीसफुल मूवमेंट की रूपरेखा बना के एक पीसफुल मूवमेंट को मोबिलाइज भी कर रहे थे और लीड भी कर रहे थे। उसे आप गैर कानूनी करार दे रहे हैं, उसे आप बगावत करार दे रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने वहां राइट किया, राइट करने, आप उन राइटर्स को पकड़िए। वो जो कट्टर हिंदू सेना आई थी, जो जिसके 300 लोग आए, जिसका FIR में जिनका जिक्र मौजूद है, पुलिस के FIR में भी मौजूद है, चार्जशीट में मौजूद, वो लोग कहाँ हैं? वो जो व्हाट्सएप पे मोबिलाइज कर रहे थे कि पत्थर मारो, वो पूरे के पूरे व्हाट्सएप चैट पुलिस के पास मौजूद है, उसका जिक्र कहाँ पर है? बाकायदा कई ट्रक ट्रॉलीज जो है खाली कराई जा रही थी पत्थरों से। वो लोग जो गैस के सिलेंडर लेकर आए, उन्होंने वहां नाले पे खड़े होकर गैस सिलेंडर घरों पे मारे और गैस सिलेंडर फेंक के उसको शूट किया, जिससे ब्लास्ट होके तमाम घर जले, मस्जिदें जली, मंदिर भी जला। वो सब लोग कहाँ हैं? उनको क्यों आपने अरेस्ट नहीं किया? उनका ताल्लुक किससे है? उनको किसने मोटिवेट किया था? उनको किसने प्रोवोक किया था? इस सवाल का जवाब क्या पुलिस नहीं देगी? तो उन्हीं की चार्जशीट में मौजूद है। उनमें से कितने लोगों को गिरफ्तार किया? वेस्टर्न यूपी के वो लोग जो वहां बैठ के इनको लीड कर रहे थे, वो कौन लोग थे? उनमें से कौन उनका मास्टरमाइंड था, कौन सरगना था? इस सवाल पर कोई बहस ही नहीं हो रही है, हालांकि चार्जशीट मौजूद है उनके खिलाफ भी। इससे अंदाजा होता है कि दिल्ली की पुलिस दंगे की जांच नहीं कर रही, बल्कि उस मूवमेंट जो NTCA मूवमेंट है उसकी जांच कर रही है और उसमें हिस्सा लेने वालों को गिरफ्तार कर रही है। मैंने आज भी नेशनल मीडिया में भी कहा कि आप दो चीजों को अलग रखिए। जाफरा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का दंगा एक अलग चीज है, NTCA मूवमेंट एक अलग चीज है, लेकिन आपने दंगे को पीछे डाल दिया और NTCA मूवमेंट को खड़ा कर दिया, और आप उन लोगों को सजा देने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि वो डिमोरलाइज हो जाए, आइंदा कोई मूवमेंट खड़ा करने की पोजीशन में न रहे, कि जिन लोगों ने वो एक जस्ट एंड जेन्युइन डेमोक्रेटिक पीसफुल मूवमेंट खड़ा किया था। यह है साजिश का पहलू। तो आपको लगता है कि अब इसमें इंसाफ लोगों को मिल पाएगा, या फिर इसी तरीके से गिरफ्तारियां होती रहेंगी? और जैसा कि जनता बता भी रही है, बहुत से लोगों को उठाया जाता है। कई लोगों का ये भी इल्ज़ाम है पुलिस के ऊपर कि वो बताते हैं कि पैसे से हम लोग छूट के आ जाते हैं, और पुलिस स्टैब्लिश नहीं कर पाई एविडेंस। ऑथेंटिक तौर पे मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये बात अभी है। हम लोग फील्ड पे रहते हैं, लोग हमारे राब्ते में रहते हैं, हमको ये बताया जा रहा है कि पुलिस अभी तक भी
कुछ दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों से कुछ एक्टिविस्ट को उठा रही है, उनको स्पेशल सेल के दफ्तर पे रोज़ बुलाया जाता है, उनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो मुख्तलिफ नाम लें कि ये साहब मौजूद थे, आप नाम ले देंगे तो बच जाएंगे, नाम नहीं लेंगे तो आपको फंसा देंगे। ये सब हो रहा है अभी तक। तो इसलिए जहाँ तक इंसाफ का ताल्लुक है, मैंने कहा ये कुर्बानी देने का वक्त है। जो लोग गए या जो जाएंगे उनको कुर्बानी ये देनी पड़ेगी कि जो भी साल 6 महीने जितने दिन जेल की अल्लाह ने लिखी है वो तो करनी पड़ेगी, लेकिन अदालतों से सब बरी होंगे ये यकीन है मेरा। इसलिए कि FIR चाहे लाखों पेज की बन जाए, उसके अंदर कोई जेन्युइन सबूत मौजूद नहीं है किसी चार्जशीट में भी, किसी FIR ने भी। वैसे भी एक बात आप ये ध्यान में रखिए, पुलिस जितनी जो चार्जशीट दाखिल करती है, 90% चार्जशीट पुलिस की ऑल ओवर द कंट्री वो अदालत में जाके गिर जाती हैं, गलत साबित होती हैं, और पुलिस के चेहरे पे एक बहुत बड़ा ये बदनुमा दाग पूरे मुल्क की पुलिस पे है कि उसकी दी हुई चार्जशीट अदालतें खारिज कर देती हैं, और यही असर इसका होने वाला है। आपको नहीं डर लगता कि किसी तरीके से आपका नाम भी चल जाए, और इस तरह भानु प्रताप साहब का भी नाम आया, सप्लीमेंट्री चार्जशीट में उनका भी नाम डला, या फिर किसी तरह की गिरफ्तारी का, इस तरीके की चीज़ को लेकर के, क्योंकि आप भी प्रैक्टिकल एंड सोशल एक्टिविज्म में देखिए आगे रहते हैं बयान में। हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग बोलेंगे, और अगर हमारी ज़बानें भी गुंग हो गई या किसी मसलहत के तहत या किसी लालच के तहत या किसी ख्वाहिश के तहत हम लोग भी अगर खामोश हो गए, तो ये 137 करोड़ लोगों का मुल्क है, सिर्फ 20 करोड़ मुसलमान नहीं है। इस वक्त तलवार लटके 137 करोड़ भारत के लोगों पर, और अगर हमने, हमारे असलाफ की तारीख है, हमने गोलियां खाई हैं हमारे बुजुर्गों ने, हमने अंग्रेज़ों के लाठियां खाई हैं, कैदोबंद की जेलों की सहुवतें सही हैं, वो हमारी विरासत है, वो हमारी सीख है, हम उस पर कायम हैं। आज अगर मुल्क को हमारे लहू की ज़रूरत है, हमारी कुर्बानी के लिए अगर मुल्क पुकार रहा है, और उससे 137 करोड़ लोगों को कोई राहत और आसानी आगे चल के हो सकती है, हम तैयार हैं। अल्लाह देख रहा है, अजर देने वाला अल्लाह है, ज़िंदगी और मौत का मालिक और मुख्तार अल्लाह है। कोई इंसान न मेरी ज़िंदगी में एक लम्हा बढ़ा सकता है, ना एक लम्हा कम कर सकता है। मेरी बात जैसे लिखी है, जहाँ लिखी है वैसे ही आएगी। जहाँ मुझे शहीद होना है तो मैं शहीद होऊंगा, नेचुरल डेथ पर नेचुरल मरूंगा, जेल जाना मेरा मुकद्दर है तो जेल जाऊंगा। ये सब तो मुकद्दर की चीज़ अल्लाह ने लिख रखी है, तो फिर सच बोलने से डर कैसा? और मेरा सच अगर 10 जिंदगियां बचा सकता है तो ये मेरी जिम्मेदारी है, बहैसियत हिंदुस्तानी शहरी के भी और बहैसियत मुसलमान के भी, कि मैं उन 10 आदमियों की ज़िंदगी को बचाने के लिए अपने आप को आगे ला के पेश करूँ। इसलिए मैं बेखौफ हूँ, जो होगा अल्लाह मालिक है, लेकिन जब तक मैं आज़ाद हूँ, मेरी ज़बान जितने दिन भी आज़ाद है, मैं इस मुल्क के लोगों के सामने मौजूद हूँ, उम्मत के आगे मौजूद हूँ। जब अल्लाह को मेरी ज़बान बंद करनी होगी, कर देगा। चलिए, आखिरी सवाल आपसे लूँगा, आज के मुल्क के मौजूदा हालात पर आपका क्या कहना है? क्योंकि अब तो जब जाहिर है गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है, खालिद सैफ़ी जो हैं वो भी एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनके 3 में से एक केस पर बेल उनकी हुई है, बाहर नहीं आ सके। उमर खालिद जो है वो कल ही खैर चले गए। मौजूदा वक्त में मीडिया, जिसको कि एक अहम रोल प्ले करना चाहिए था, वहाँ पर कंगना रनौत, जया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह, ये सब कुछ चल रहा है। तो आपको लगता है कि इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रोपोगेंडा? तस्लीम रहमानी, कल मैंने एक नेशनल चैनल पे, जो मुल्क का सबसे बड़ा हिंदी चैनल है, इसी मौजू पर एक जुमला कह दिया था, तो सारा का सारा पैनल और एंकर सब मेरे ऊपर टूट पड़े थे। और मैंने कहा था, क्या कह दिया था? मैंने कहा था कि ये नशेड़ी, क्रिमिनल, रेपिस्ट, वुमेनाइजर, लूज कैरेक्टर लोगों को लेके 3 महीने से इंडिया का जो नेशनल चैनल का हर एक स्क्रीन आपने घेर रखा है। आपको चीन का खतरा दिखाई नहीं देता, आपको -23% की जो हमारी GDP हो गई 10,000 साल की तारीख में पहली बार हुआ, वो दिखाई नहीं देता। 15 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, वो दिखाई नहीं। हम मुसीबत दर मुसीबत, मुल्क शिकार है मुसीबतों का, मुख्तलिफ मुसीबतों का, आपको दिखाई नहीं देता, और ये नशेड़ी आपको दिखाई देते हैं। बस ये कहने पे अब तो मैं नशेड़ियों की हिमायत में खड़ा हूँ। सुशांत का हो या रिया हो या ये कंगना हो, क्या लेना देना है पूरे मुल्क का? 29,000 किसानों ने पिछले 1 साल में खुदकशी की है। 32,000 लेबरल ने अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से 1 साल में खुदकशी की है। किसी पर जुर्रत है कि एक का भी नाम लेके बताए? आप एक फिल्म एक्टर को जस्ट बिकॉज ही इज अ ग्लोबी पिक्चर
आप उसको लेके 3 महीने स्क्रीन को खा जाएंगे नेशनलिस्ट। इससे अंदाजा होता है कि आप किस कदर जालिम हैं, आप किस कदर झूठे हैं, आप किस कदर गैर इंसानी हरकतें करते हैं कि आप एक फिल्म एक्टर को लेके तमाम इंपॉर्टेंट न्यूज को आप बाइकआउट कर देंगे, उनको आप जो है अंधेरे में डाल देंगे दिल्ली और से एक फिल्म एक्टर को चलाएंगे। और उसके बाद अब आप आ गए दिल्ली के दंगों पे। बिल्कुल, दिल्ली से सटे नोएडा में ही अभी हाल में रिपोर्ट आई है कि 140 से ज्यादा लोगों ने खुदकुशी की है इस पीरियड में, और उसका कोई नाम लेवा नहीं, कोई जिक्र नहीं है। अब 5 मॉब लिंचिंग हो गई एक हफ्ते में। आप याद रखिए -23 का जीडीपी जिस दिन अनाउंस हुआ 31 तारीख को, 31 अगस्त को आए ना ये रिपोर्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, -23 का जीडीपी जिस दिन अनाउंस हुआ उसके बाद से लेके अब तक 5, आज भी हुआ बरेली में 5 लिंचिंग के वाकयात हो चुके हैं। 786 कंधे हाथ पे गुदवाने वाले को आरा मशीन से हाथ उसका काट दिया गया पानीपत में एक दलित को आपने लिंचिंग कर दी जय श्री राम न कहने पे, और उसका कोई जिक्र मीडिया में नहीं है। तो आप उन चीज़ों को छुपाने के लिए जो मीडिया में होना चाहिए था, जिस पे मोबाइल से होनी चाहिए थी, डिबेट होनी चाहिए, वो कुछ ना करके मॉब लिंचिंग शुरू हो गई। यानी मुल्क जब भुखमरी के कगार पे पहुंच रहा है, जब लूटमार होने का खदशा मुल्क के सामने मौजूद हो कि भूख और बेरोजगारी इफ्लास के आलम में लोग यहाँ पर लूटमार शुरू कर देंगे, आप उस लूटमार पे भी पर्दा डालने के लिए कम्युनल किलिंग्स को आगे कर रहे हैं। ये कैलसनेस है सिस्टम का। ये वो चीज है जिसका एजेंडा है, ये किसका एजेंडा है? ऑब्वियसली ये एजेंडा है लोगों का जो हुकूमत चला रहे, जो आरएसएस का है, ये फासिस्ट का, ये बीजेपी का एजेंडा है। बिकॉज उनको कोई गर्ज नहीं है, ना इकोनॉमी से कोई गर्ज है, ना 137 करोड़ लोगों के रोजगार से कोई और उनके वेलबींग से कोई, उनको सिर्फ एक चीज से गर्ज है कि बाय हुक और बाय क्रुक वो हिंदू राष्ट्र कैसे बनाए और कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे खत्म कर दें। सिर्फ ये 2 चीजें उनके पेश नजर है, इसके अलावा वो कुछ देखना नहीं। ये तो फिर मसले का हल नहीं, ये तो डिजिटल इंडिया नहीं, अच्छे दिन तो नहीं। फिर ये 15 करोड़ नौकरियां जिनकी चली गई, जो कह रहे थे कि हम 2 करोड़ हर साल जॉब देंगे, तो 6 साल में 2 करोड़ तो 12 करोड़ 20 लाख करोड़ के बाद में 2 करोड़ की जॉब की बात थी। हाँ 2 करोड़ की थी ना, पर ईयर था, पर ईयर 2 करोड़ देंगे, 12 करोड़ को जॉब मिलना चाहिए था, उसके बजाय 15 करोड़ का जॉब चला गया है। तो आप जॉब दे रहे हैं, जॉब छीन रहे हैं। फिर आपने कहा आप काला दिन लाएंगे और 15 लाख रुपए हर एक के बैंक अकाउंट में पहुंचाएंगे, ये बात कही थी आपने। जितना धन था हमारा, वो कभी नीरू अंबानी, कभी ललित मोदी, कभी विजय माल्या, कभी चौकसी, बाबल चौकसी, ये सब लाख करोड़ रुपए के करीब ये लेके भाग गए। और उसके बाद 2,500 टन सोना आपने गिरवी रख दिया। पूरा मुल्क तो आपने स्क्वीज कर लिया हर तरह से। तो जब आप स्क्वीज कर चुके हैं सारे के सारे इकोनॉमी को, तब तो -23 की इकोनॉमी जाएगी। तो आप जो जितने वादे किए थे, उन वादों में जो अवाम के सरोकार के वादे थे वो पूरे ना करके, जो कम्युनल वादे आपने किए थे अपने मैनिफेस्टो में, वो आप पूरे कर रहे हैं। आपने कहा था आप राम मंदिर बनाएंगे, वो बना दिया आपने। आपने कहा था हम ट्रिपल तलाक करेंगे, वो आते ही आपने 1 महीने के अंदर आप ट्रिपल तलाक का आप बिल लेके आ गए। तो ऐसे जितने कम्युनल वादे, आप 370 को आपने कहा था, अपने आते ही आनन फानन पार्लियामेंट के उस पर पैर रख के, तमाम प्रोटोकॉल को नजरअंदाज करके, चुपचाप राज में रख के आपने 1 घंटे के अंदर अंदर 370 को आपने एब्रोगेट कर दिया। तो जो कम्युनल नेचर के आपके वादे थे मैनिफेस्टो में, वो आपने पूरे कर दिए। जो मुल्क के लिए, जो आप कह रहे थे हम स्वदेशी की बात कर रहे थे, जो आप कह रहे थे काले धन की बात कर रहे थे, जो आप टेररिज्म की बात कर रहे थे, जो आप रोजगारों की बात कर रहे थे, जो आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, जो आप सबको पानी की बात कर रहे थे कि पोर्टेबल वाटर सबको अवेलेबल होगा, जो आप कह रहे थे कि हम सबको घर बना के देंगे, जो आप 100 स्मार्ट सिटीज की बात कर रहे थे, कहाँ है वो सब कुछ? आप तो ताली बजवा रहे हैं, आप थाली पिटवा रहे हैं, आप लाइटें जलवा रहे हैं, और कोरोना 1 लाख केसेस पर डे बढ़ता जा रहा है। सारी दुनिया में कहीं आंकड़ा नहीं है, मैक्सिमम रीच एट पार, वो एट पार हो चुका, और आप उसको लेके ताली बजवा रहे हैं और गौमूत्र पिलवा रहे हैं लोगों को। ये कौन सा मजाक है? ये एक मेडिकल प्रॉब्लम को आपने पॉलिटिकल एंड कम्युनल बना दिया। तो आप, ये अच्छे दिनों की कोई अलामत कहीं से भी है? आप प्राइस वाइज देखिए, एक आम आदमी को आलू प्याज की जरूरत होती है, आप मार्केट में आलू प्याज की कीमत देखिए, जाके टमाटर की कीमत देखिए, ये एक आम आदमी के किचन की जरूरत है। आप रोजगार है नहीं।
एग्रीकल्चर का सेक्टर हमारा जीरो हो गया, इंडस्ट्री बंद हो चुकी है बिल्कुल। कोरोना में आपने सब कुछ बंद कर दिया, कहीं से कोई आपको आमदनी लगता के है कि जराये नहीं लॉकडाउन है। भी इसी वजह से किया गया था, उसकी आड़ में ये सब कुछ किया गया, गिरफ्तारियां, लॉकडाउन पॉलिटिकल रप्चर, ये सब कुछ? देखिए, लॉकडाउन एक जरूरत थी, जो सही है उसे मानना चाहिए। जब कोरोना आया और हमको एक मर्ज से लड़ना है तो उसके लिए जो भी सर उस measures वक्त में उठाए एक गए- दिन में 1 लाख केस नहीं होते थे। नहीं, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। मैं वो कह रहा हूं कि वो डिसीजन उस वक्त का गलत था, और उसमें जो भी पैरामीटर्स लेने थे उसमें बहुत सी गलतियां हुई, लेकिन लॉकडाउन सारी दुनिया में हुआ है, हमारे यहाँ भी उसकी जरूरत थी, वो हुआ। लेकिन हमारे डिफरेंस ये है कि आपने उस लॉकडाउन की आड़ में पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने की कोशिश की, पॉलिटिकल एजेंडा चलाया, और आपने लॉकडाउन की आड़ में आपने तबलीगी जमातियों का नाम ले दिया। आप बताइए, वो कम्युनलाइजेशन ऑफ द डिजीज था। डिजीज को कम्युनल करने का बाद में काम यू आपने टर्न भी किया। तो लिया, माफी भी तो मांगी। माफी अभी तक प्लाज्मा कहाँ? देने से खुश भी तो हो गए। नहीं, कहाँ माफी मांगी, किससे माफी मांगी? प्लाज्मा आज भी लोग दे रहे हैं। बिल्कुल, दिल्ली सरकार ने इसको रिवर्ट किया, उन्होंने माफी भी हाँ, मांगी, तो दिल्ली उन्होंने ये सरकार- भी कह दिया कि बहुत अच्छा हुआ। देखिए, वो तबलीगी जमात के आंकड़े अलग से देने वाली भी दिल्ली सरकार ही थी, और सेंट्रल गवर्नमेंट तक बैठी हुई। रोजाना 4 बजे जो आंकड़े दिए जाते थे, अग्रवाल साहब आंकड़े देते थे, वो सब तबलीगी जमात का अलग देते थे। वो सब क्या था? आपने उसकी बुनियाद पे मुल्क में इतनी बड़ी नफरत पैदा की कि लोगों ने अपने मोहल्लों में मुसलमान सब्जी वालों को दाखिल होने से मना कर दिया। अस्पतालों में हिंदू डॉक्टरों ने मुसलमान मरीजों का इलाज करना, कितनी बड़ी नफरत है, उस मुल्क में कभी नहीं हुआ। 1000 साल की मुश्तरका तहजीब के हिंदुस्तान में ये कभी नहीं हुआ था, जो आपने तबलीगी जमात का नाम लेके कोरोना की आड़ में ये कम्युनलाइजेशन किया और मीडिया को उसके लिए इस्तेमाल किया। इस पर शर्म आनी चाहिए, पूरे मुल्क को, इस सरकार को माफी मांगनी चाहिए थी। और उन तबलीगी जमातों जिनको अब कोर्ट छोड़ रहे हैं, अब आके कोर्ट से छोड़ना, और कोर्ट ने बोलना शुरू किया है कि सरकार ने ये गलत किया और इसको कम्युनलाइज किया, और मीडिया ने, महाराष्ट्र के हाई कोर्ट ने खुल के बोली ये बात कि सरकार ने ये गलत किया और मीडिया को मिसयूज किया और कम्युनल फैक्टर को बढ़ावा दिया तबलीग के नाम पर। इसके गोट्स का वर्ड यूज किया कि बलि के बकरे बलि का बकरा बनाया, और उस पर मीडिया फिर खामोश हो गया। उस पर आप सुशांत सिंह राजपूत की बात और रिया के चक्कर में वो सबको आप उड़ा के ले गए। तो ये सब चीजें ये बता रही हैं कि सरकार, पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी खड़ी है। अभी तो ग्लोबल विलेज है दुनिया, सब बहुत सुकड़ गई है, एक खबर सारी दुनिया में फैलती है, सारी दुनिया रिएक्ट कर रही है। आज तो हमारे मुल्क की बदनामी नहीं है क्या? मैं नेशनलिस्ट हूं, मैं अपने भारत में विश्वास रखता हूं, अपने हुब्बुल वतनी पे मुझे फख्र है। जब मेरे मुल्क को कोई गाली दे तो मुझे बुरा लगता है, और अगर सारी दुनिया का मीडिया खड़े होके मेरे मुल्क को गाली देगा तो मुझे और सारे वतन हिंदुस्तानियों को बुरा लगेगा। लेकिन मैं जिम्मेदार करार दूंगा ना, किसकी वजह से गाली मिल रही है मुझको। गाली अगर सरकार की वजह से मिल रही है और मुझे बुरा लग रहा है, तो मैं सरकार को तरफ उंगली उठा के जरूर बोलूंगा कि आपकी वजह से पूरे देश को गाली मिल रही है। अच्छा, ये तस्लीम रहमानी साहब, मुझसे कहा जा रहा है एक सवाल जरूर आपसे मैं ले लूं, और आपकी इजाजत हो तो मैं पूछना ये भी चाहता हूं, क्या ऐसा पहली बार देखने में नहीं मिला है कि जब दिल्ली में दंगे हुए हों, लोग अब तक कितने मारे गए, मरने वाले कौन किस धर्म के थे, दंगों में जो इस्तेमाल हुए हैं लोग, गिरफ्तारियां कितनों की हुई हैं, टोटल प्रॉपर्टीज कितनों की चली गई हैं, टोटल FIR कितनी हुई हैं? क्या कभी इससे पहले ऐसा हुआ है जैसा अब पहली बार देखने को मिल रहा है कि ना तो मरने वालों की कोई फहरिस्त जारी की गई है, न गिरफ्तार शुदगान लोगों की अब तक पता चल पाया है, जितने जख्मी थे उनका नाम कितने लोगों का है? इस तरह का कुछ टोटल आज तक कभी लिस्ट छुपाई गई या लाई गई? देखिए, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं पढ़ा लिखा, यहीं पे रहता हूँ, यहीं पे उम्मीद है कि मैं इंशाल्लाह मर भी यहीं जाऊँगा। दंगे पहले भी हुए हैं, कई बार हुए हैं, लेकिन ये दंगा जिस तरीके से ये लाइमलाइट में लाया गया, ये बहुत ही अजीब और मुख्तलिफ मामला है। मरने वालों का, दुकान जलने वालों का, वो सब लिस्ट है, आ गई है, लेकिन 70% सर उस लिस्ट को पार्शियल लिस्ट कहा जा रहा है। वो बहरहाल एक लिस्ट है, 59 लोगों की एक लिस्ट है, उससे ज्यादा लोग नालों में कितने लोग बह गए अभी उनका तक तो कुछ निकले पता हैं, नहीं, अब अभी तक निकले हैं। हाँ, तो वो तो कुछ पता ही नहीं है ना, कितने लोगों को नाले में बह गए, वो बह गए तो उनकी कोई गिनती नहीं, जो मिले हैं वो 59 है। 70% एक कम्युनिटी के लोग हैं जिनके मकान जले, जो जख्मी हुए और जो मारे गए, और जो अरेस्ट हुए हैं वो भी 70% वही कम्युनिटी के लोग हैं। तो आज जो इफेक्टेड कम्युनिटी है
हिंदू मुस्लिम दंगा अगर ये है, अगर कोई कहता है कि हिंदू दौर है, तो 70% तो 1 करोड़ वही लोग गिरफ्तार भी हुए सब के सब। और उसके बाद बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो मुख्तलिफ एनजीओ के नाम से आई, वो कहती है ये एंटी हिंदू राइट है। हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है ये एंटी हिंदू राइट है। ये जो एक झूठा प्रोपेगेंडा है, यही तो देश को बर्बाद कर रहा है। भाई ये तो हम तो पुरानी दिल्ली के रहने वाले हैं, हमारे सामने दरियागंज का मोहल्ला है, इधर जामा मस्जिद का मोहल्ला है, इनके बनियों से भी हमारे वही ताल्लुकात है, यहाँ के तमाम मुसलमानों से। हमारे तो खाने पीने पहनना ओढ़ने से, जो कुर्ता पजामा मैं पहनता हूँ वही हमारे लाला जी भी पहनते हैं, वही हमारे पंडित जी भी पहनते हैं। तो दिल्ली में तो ये कोई कल्चर कभी रहा ही नहीं कम्युनलाइजेशन का। इतना ज्यादा हम मिलजुल के, चुन्नामल वाले हमारे बल्ली महारान के सामने नहीं रहते क्या, कितनी बड़ी हवेली, कभी किसी को कोई प्रॉब्लम। लेकिन आज आप अपनी राजनीति के नाम पर, क्योंकि आप इख्तदार में आ ही नहीं सकते कभी, अगर आप हिंदू मुस्लिम ना करें तो बीजेपी कभी इख्तदार में नहीं आ सकती थी। आपने 30 साल तक, यानी 84 के बाद से कंटिन्यूअस आपने राम मंदिर के नाम पर पोलराइजेशन किया, कम्युनल पोलराइजेशन किया, और उस नाम पर आप इख्तदार में आए। तो जब तक बीजेपी खून नहीं बहा लेती, तब तक बीजेपी इख्तदार में नहीं आती। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, पूरे एतमाद के साथ कह रहा हूं, बीजेपी ये कोई पॉलिटिकल मोटिवेटेड बात तो नहीं आप कहना चाह रहे हैं? आप बताइए ना, रथ यात्रा में क्या हुआ था? मैंने इसीलिए कहा, मैं पूरे एतमाद के साथ कह रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं उसको साबित कर सकता हूं। रथ यात्रा क्या खून, इंसानी खून में उसके पहिए डूबे हुए नहीं थे? एडवाणी जी ने जो वहां से निकाली थी सोमनाथ के मंदिर से, और जो वहां बिहार में जाके रोकी गई, क्या पूरे रास्ते पे खून नहीं बहा? क्या उसके बाद जो कार सेवक वहां गए, क्या वहां खून नहीं बहा? क्या 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद हुई, उसके बाद क्या पूरे मुल्क में खून नहीं बहा? क्या 1993 में खून नहीं बहा? कौन सा मौका है जहां खून ना बहाओ? और उसके बाद जितने कम्युनल राइट, और अब तक ये जो दिल्ली में हुआ है, क्या ये इख्तदार के लिए नहीं था? क्या ये बीजेपी की पॉलिटिक्स नहीं थी? तो आप खून की बुनियाद पर राजनीति ना करें बराए करम। इस मुल्क को चलने दे। ये मुल्क 1000 साल से जिंदा था, चल रहा था। उस 1000 साल में हमने 22% 23% तक हमने जीडीपी अचीव की थी, दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी थी। उस जमाने में हम सोने की चिड़िया कहलाए थे, जब हम 1000 साल की मुश्तरका तहजीब के साथ यहाँ जी रहे थे, जब हिंदू मुसलमान एक साथ रहते थे और शेर और बकरी इस मुल्क में एक घाट पानी पिया करता था। तब हम दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क थे, सबसे बड़ी इकोनॉमी थे, सबसे पीसफुल थे, जन्नत निशा थे। लेकिन आप जब से ये हिंदू मुसलमान की राजनीति लेके आए, जहन्नमजार बनने लगा है मुल्क। उसकी तकलीफ है, हमें उसको रोकना चाहते हैं हम, और उसके लिए कुर्बानी देने की जरूरत पेश आती है तो देंगे कि हमारी नस्लें, अगर हम जहन्नमजार में रह रहे हैं तो नस्लें जन्नत निशा में रहें। चलिए, तो अब उमर खालिद के लिए एविडेंसेस नहीं है, आपने कहा कि कोर्ट में भी कुछ पेश नहीं कर पाए, तो ऐसी सिचुएशन में आपको लगता है कि ऊपर यूएपीए इन्होंने जमानत को रोक सके, जी इसलिए यूएपीए लगाया गया है। ये खैर बहरहाल वकील अपना काम करेंगे, और उसके लिए जो लॉयर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट लॉयर, वो खड़े होंगे, काम करेंगे, और कम्युनिटी भी खड़ी है, और तमाम जो लेफ्ट लिबरल ग्रुप है, जो सोशलिस्ट ग्रुप है, वो सब लोग खड़े हैं, सब बोल रहे हैं, तनहा कोई नहीं है। इसलिए हिम्मत और जुर्रत के साथ रहें सब। ट्वीट भी किया है बहुत लोगों ने। हाँ, बहुत लोगों ने ट्वीट किया, पूरा ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पे, स्टैंड विद उमर खालिद, पूरा एक प्रशांत भूषण ने किया है, प्रशांत भूषण ने भी किया, महबूबा मुफ्ती ने भी किया है, तो बड़े बड़े लोगों ने किया है। तो कोई एक दूसरे को आप कुर्बानी देनी, परेशानी होनी, लेकिन तनहा कोई नहीं है, खुद को अकेला ना समझे कोई भी शख्स। उमर खालिद के वालिद से क्या आपकी बात हुई कि आपके साथ जुड़े रहे एसडीपीआई में? नहीं, एसडीपीआई में तो नहीं जुड़े हैं अभी। तो उमर खालिद को भी पीएफआई से जोड़ रहा है, जबकि जमात इस्लामी हिंद और पीएफआई एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ, दोनों अलग तंजीमें, और एक नहीं जुड़ने का मतलब आपके मतलब जैसे आपकी बातचीत, साथ में उठना बैठना। मेरे दोस्त हैं, वो दोस्त हैं मेरे, हमारे उमर के वालिद कासिम रसूल इलियास साहब मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं। और आपकी बात हुई कुछ उनसे, उनके बेटे की गिरफ्तारी को लेके? उमर खालिद पाई, चूंकि शायद उनका फोन किसी वजह से कनेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए हो नहीं पाई। लेकिन हम सब लोग एक दूसरे से जुदा नहीं है, और एक दूसरे के साथ हैं, जहां जिसको जो जरूरत होगी हम सब साथ चलेंगे इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप इस वक्त सुन रहे थे तमाम बातों को जो कि तस्लीम रहमानी साहब इस वक्त कर रहे थे, और बड़ी डिटेल में लगभग 36 मिनट से ज्यादा बोलते रहे, तमाम मुद्दों के ऊपर बड़ी बेबाकी से अपने जवाबों के लिए जाने जाते हैं, और एक एक पहलू पर उन्होंने बात की, चाहे दिल्ली दंगों की बात हो, चाहे CAA NPR NRC के उस वक्त के प्रोटेस्ट की बात हो, या फिर उमर की गिरफ्तारी को लेकर के मामला हो, या जो कुछ आजकल चल रहा है मीडिया के प्रोपेगेंडा पर खास तौर से उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ जवाब दिया। इन तमाम पहलुओं को आप लोगों ने सुना, लेकिन अदालत के ऊपर
पूरी तरीके से विश्वास और भरोसा रखते हुए उन्होंने कहा कि एक दिन वो ज़रूर आएगा कि जब अदालतों के ज़रिए ही इंसाफ मिलेगा और तमाम वो लोग कि जिनको चाहे पुलिस चाहे एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी तरह से फंसा रही है, अगर वो जायज़ हैं तो ज़रूर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो नाजायज़ तरीके से उठाए और फंसाए जा रहे हैं तो ऐसे में कानून से उनको, अदालत से उनको एक दिन राहत ज़रूर मिलेगी। साथ ही ये भी कहा कि ये कुर्बानियों का वक्त है। उनका कुर्बानियों का वक्त कहने का मकसद ये कि अगर इस वक्त जुल्म और ज़्यादती की इंतहा हो रही है तो उसको बर्दाश्त भी आप ही लोगों को करना होगा। उन लोगों को कि जो इस तरह की सोशल एक्टिविज़म में आगे रहे, लोगों को उन्होंने आकर के लीड किया, यकजहती की बात की, कौमी एकता की बात की, हिंदू मुस्लिम एकता अखंडता की बात की। आज अगर उन लोगों के साथ में इस तरह का जुल्म हो भी रहा है तो ये उनके लिए कुर्बानी उस जुल्म को बर्दाश्त करने का वक्त है। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास पेशकश में तस्लीम रहमानी साहब के यहाँ से जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।